नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। कर्नाटक में टिकट वितरण में देरी और बागियों से जूझ रही बीजेपी ने सत्ता में वापसी के लिए जोरदार प्रचार अभियान चलाने का फैसला किया है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक 20 अप्रैल को नामांकन का काम पूरा होने के बाद बीजेपी जोर शोर से प्रचार अभियान चलाएगी। इस अभियान की कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभालेंगे। उधर बीजेपी से बगावत कर चुके पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार आज कांग्रेस में शामिल हो गए। वे अपनी मौजूदा सीट हुबली धारवाड़ सेंट्रल से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के लिए यह दूसरा बड़ा झटका है। इससे पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी ने भी बीजेपी छोड़ दी थी। बीजेपी ने आज 10 और उम्मीदवार घोषित कर दिए। अब केवल 2 सीटों पर ही उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है। और जिस तरह से बीजेपी ने इन झटकों से उबरने के लिए आक्रामक चुनाव अभियान का खाका तैयार किया है, उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी जो है उनके हाथों में चुनाव अभियान की कमान होगी और वही सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी के हैं। उनकी 20 से 25 रैलियां कर्नाटक में आयोजित की जा सकती हैं। ये पार्टी सूत्र इशारा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो पूरा उनका खाका है कार्यक्रम का वो अभी तैयार किया जा रहा है। पीएम मोदी के चेहरे और कमल के निशान पर ही बीजेपी वोट मांगने जा रही है। बीजेपी के नारे हैं बीजेपी पर भरोसा करें और डबल इंजन की सरकार, यही है जिनके आधार पर बीजेपी चुनाव प्रचार करेगी। इसके अलावा विकास और बीजेपी सरकार के काम पर भी वहां पर जनता के बीच में जाकर वोट मांगे जाएंगे। इसके अलावा हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों को भी उठाने का फैसला हुआ है, जिसमें कि पीएफआई पर बैन जिस तरह से किया गया, गो तस्करों पर नकेल कसी गई और हिजाब मुद्दों पर, तमाम इन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। तुष्टीकरण का मुद्दा भी बीजेपी नेता चुनाव प्रचार के दौरान उठा सकते हैं। मुस्लिम आरक्षण खत्म करने के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि अभी कल इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। लिंगायत और वोक्कालिंगा का आरक्षण बढ़ाने का मुद्दा भी बीजेपी जनता के बीच लेकर जाएगी। हालांकि बीजेपी के लिए वहां पर बागी बड़ा सिरदर्द बन गए हैं। इनमें से कई ऐसे वरिष्ठ नेता भी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन पार्टी में खपा दिया, लेकिन अब बीजेपी से बगावत कर चुके हैं। जगदीश शेट्टार सबसे बड़ा नाम, आज वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। आप जानते हैं कि बीजेपी ने उन्हें हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट से टिकट देने से इनकार कर दिया था। उनके बगावती तेवरों के मद्देनजर ही पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उन्हें मनाने का प्रयास भी किया था। केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी और परिवार से किसी को टिकट देने का प्रस्ताव भी पार्टी की ओर से रखा गया, लेकिन शेट्टार नहीं माने। आप जानते हैं कि वो वहां के ताकतवर लिंगायत नेता हैं। और इसी तरह लक्ष्मण सावदी ने भी वहां पर कर्नाटक में बीजेपी में बगावत की है। उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एमएलसी पद और बीजेपी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के टिकट पर अब अथानी से चुनाव लड़ने का फैसला उन्होंने किया है और शेट्टार की ही तरह सावदी भी ताकतवर लिंगायत नेता हैं। इसके अलावा 3 अन्य बीजेपी विधायक भी पार्टी छोड़ चुके हैं। एमपी कुमारस्वामी, नेहरू ओलेकर और गोलहट्टी शेखर, ये 3 नेता हैं जिन्होंने कि बीजेपी को बाय बाय कर दिया। और बीजेपी एमएलसी आर शंकर ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। टिकट कटने से गुरु पाटिल और अनिल बेन के भी जो 2 नेता हैं बीजेपी के, वो नाराज बताए जा रहे हैं। और बात फिर से कर लेते हैं जगदीश शेट्टार की, जिन्होंने आज कांग्रेस में शामिल होने के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और यहां पर उनका स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे। शेट्टार का आतिशबाजी के साथ और नारों के साथ स्वागत किया गया। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि उनकी पत्नी उनके साथ है। उन्हें वहां पर मालाएं पहनाने की होड़ लग गई और पत्नी जो है वो भावुक भी दिखाई दी और उनको संभालने के लिए खुद शेट्टार भी इस मौके पर भावुक दिखाई दी। रही तस्वीरें उनके चुनाव क्षेत्र की हैं, हुबली धारवाड़ सेंट्रल, जहां आज उन्होंने दौरा किया था। तो ये तमाम जो दिक्कतें हैं बीजेपी की, इस बीच पार्टी फैसला भी कर रही है अपने चुनाव अभियान को आगे बढ़ाने के लिए। किस तरह से ये अभियान होगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं निहाल किदवई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निहाल, आज हमने तस्वीरों में देखा है किस तरह से जगदीश शेट्टार भावुक दिखे। अपने चुनाव क्षेत्र में वो गए, वहां पर उनका जमकर स्वागत भी किया गया। दूसरी तरफ बीजेपी जो बगावत हो रही है, इससे होने वाले नुकसान की भरपाई में भी जुट गई है। एक आक्रामक चुनाव अभियान चलाने का फैसला 20 तारीख के बाद किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी जमकर वहां पर चुनाव प्रचार करेंगे। आपको लगता है कि इससे बीजेपी जो अपने खिलाफ एक तरह की धारणा बन रही है, उसको दूर करने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, इसमें एक बात सबसे पहले बता दूं कि जिसका बार बार जिक्र भी कर रहे थे जगदीश शेट्टार की, वो कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन उनके हाव भाव को देखिए, दिल से वो खुश नहीं थे। उनको लग रहा था कि उन्हें जिस तरह से बीजेपी ने ठेस पहुंचाई है
उससे क्षुब्ध होकर के उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा। बिल्कुल उनके चेहरे पर ना आपको मुस्कुराहट दिखेगी, ना किसी वो कंफर्ट लेवल भी नहीं दिख रहा था जो दूसरे नेता जो कांग्रेस में आए उसमें दिखाई है। उसकी वजह भी है कि जगदीश शेट्टार शुरू से बीजेपी से जुड़े रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे, उसके एक बहुत ही डिवोटेड कार्यकर्ता थे। तो आज भी उनको समझ में नहीं आ रहा, जब उनसे हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, कि आखिर उनका टिकट क्यों काटा गया। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं उसमें एक बात थोड़ा बीजेपी के जो केंद्रीय नेता हैं उनको देखना होगा कि किस तरह से वो गुजरात मॉडल को जिस तरह से कर्नाटक में लागू करना चाहते हैं, क्या वो वाकई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जो डिस्कनेक्ट है, भाषा का भी एक डिस्कनेक्ट, बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। हमने यहाँ देखा है, चाहे वो राहुल गांधी हो, नरेंद्र मोदी की सभाएं हो या कुछ दूसरी सभाएं, हाल में ही जेपी नड्डा की सभा भी हुई बेंगलुरु में, यहाँ लोग काफ़ी हिंदी जानते हैं, लेकिन भाषा की वजह से भी थोड़ी भीड़ भाड़ कम होने लगती है। तो भाषा का जो एक डिस्कनेक्ट है उसको किस तरह से वो कनेक्ट कर पाएंगे, ये एक किस तरह से अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाएंगे और किस तरह से लोगों को अपने साथ जोड़ पाएंगे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और देखना है कि बीजेपी जब आक्रामक चुनाव प्रचार यहाँ पे करती है तो इस डिस्कनेक्ट को किस तरह से कनेक्ट कर पाती है, जो गैप है उसको किस तरह से भर पाती है। हमारे सहयोगी वीर राघव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। आपसे ये समझना चाहेंगे, जो बीजेपी कह रही है कि विकास की बात तो करेंगे लेकिन साथ साथ हिंदुत्व से जुड़े मुद्दे भी वहां पर वो उठाने का प्रयास करेंगे। हम जानते हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कर्नाटक बीजेपी के, वो तो खुलकर ये कह चुके हैं कि हिंदुत्व का मुद्दा उठाया जाएगा। तो ऐसे में आपको लगता है कि क्या ये दांव बीजेपी का कामयाब हो सकता है कर्नाटक में? अखिलेश, जैसे निहाल ने भी कहा, भाषा का एक मुद्दा है यहाँ, और दूसरा है कि नेता का एक मुद्दा है। हिंदुत्व मुद्दा उठाने के लिए आपको उस तरह की एक नेता का जरूरत है जो फायर ब्रांड लीडर है। वो लीडर नहीं है बीजेपी के पास अभी तक। उनके पास सबसे बड़ा वरिष्ठ नेता उनका है येदियुरप्पा। उनके अलावा उनके पास और कोई सेकेंड रंग लीडर भी उस स्टैचर का नहीं है, इसीलिए उनका काफी दिक्कत हो रही है। ये डिसिडेंस का भी आप अगर बात देखें तो एक जो स्टेट सत्रप, जो रीजनल सत्रप कहते हैं, जो डिसिडेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, पार्टी को साथ पे ले जा सकते हैं, वैसे एक नेता का जरूरत है। तो जब तक वो नेता नहीं है तब तक शायद हिंदुत्व एजेंडा को एक स्टेट लेवल में ले नहीं जा सकते। और जैसे आपने पहले कहा, काफी डिपेंडेंस है नरेंद्र मोदी जी का रैली के ऊपर और उनका कैंपेन के ऊपर। लेकिन क्या वो एक स्टेट इलेक्शन में जहां कांग्रेस बिल्कुल बात को पूरी एकदम स्टेट लोकल इश्यूज पे रखी है, क्या वो एक प्राइम मिनिस्टर स्टेट इलेक्शन को कितना दूर तक स्विंग कर पाएंगे, वो भी एक सवाल है। और जहां तक लिंगायत की बात है, आपने कही थी अखिलेश, मुद्दा एक दो सीट की नहीं है, जगदीश शेट्टर का एक सीट या साबी का एक सीट की नहीं है। मुद्दा लार्जर ऑप्टिक्स ऑफ एक लिंगायत नेता को सम्मान नहीं दिया, उसके ऊपर है। जैसे आपने देखा कर्नाटक का इतिहास में, जब भी एक लिंगायत नेता को एक सम्मान नहीं दिया तो वो कम्युनिटी का काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हुआ है। तो कांग्रेस शायद 1990 से लेकर अभी तक कांग्रेस ने वो लिंगायत वोट पर कब्जा नहीं कर पाया जो सीड किया 1990s पे। तो क्या जगदीश शेट्टर और सावड़ी जैसा लीडर्स को लेकर कांग्रेस वापस वो वोट ले पाएगी? और दूसरा, सीट्स लाइक हुबली धारवाड़ जो 1994 हुबली ईदगाह मैदान के मूवमेंट के बाद कांग्रेस कभी जीत नहीं पाई, क्या उस तरह की बीजेपी का जो कोर सीट्स है, जो येदियुरप्पा जब पार्टी तोड़े थे तब भी हुबली धारवाड़ बीजेपी जीती जगदीश शेट्टर, क्या उस तरह की सीट पर कांग्रेस वापस कुछ कोशिश कर सकती है कि नहीं? वो दिस इलेक्शंस विल लेट यू नो। जी बिल्कुल। और निहाल, आपसे पूछना चाहेंगे, कांग्रेस की रणनीति निश्चित तौर पर जिस तरह से शेट्टार गए हैं, कांग्रेस में शामिल हुए हैं, कांग्रेस को इससे बूस्ट जरूर मिला है, लेकिन उनकी अपनी भी जो अंदर की दिक्कतें हैं कि मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार, इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि सिद्धारमैया दो सीट से लड़ना चाहते थे लेकिन पार्टी ने उसकी अनुमति नहीं दी। तो क्या कांग्रेस के भीतर भी सब कुछ ठीक ठाक है या वहां पर भी दिक्कतें हैं बीजेपी की तरह? देखिए, जिस तरह से बीजेपी में डिसिडेंस बढ़ा है और उसके बाद कांग्रेस की तरफ जो बीजेपी के जो नेता है वो खिंचते हुए आए हैं, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ पे थोड़ा अपबीट मूड में दिख रही है। ये जो मुख्यमंत्री के लिए जो एक खींचतान चल रही थी, वो खींचतान पिछले कुछ दिनों से देखने को नहीं मिल रही है। और वीर राघव जैसा कि बता रहे थे, आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा अखिलेश जी कि 1984 में जब जनता परिवार ने यहाँ पे अपना सत्ता बनाया, यहाँ पर सत्ता में आई और उसके बाद रामकृष्ण हेगड़े मुख्यमंत्री बने, उसके बाद वीरेंद्र हेगड़े जैसे मजबूत लिंगायत नेता सामने आए और उन्होंने 224 में से 178 सीटें जीती।
इतने ताकतवर वो नेता थे कि 224 में से अपने बूते पर 178 सीटें जीती। और उसके बाद जब राजीव गांधी ने उनको हटा दिया, कई सारी उसकी वजह थी, उसके बाद से 1990 के बाद से लिंगायत नहीं जुड़ पाए कांग्रेस के साथ। अब कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि येडियुरप्पा को हटाया बीजेपी ने, उसके बाद डिप्टी सीएम को हटाया, लक्ष्मण सावदी को, पूर्व सीएम को टिकट नहीं दिया, और ऐसी सूरत में लिंगायतों का ये अपमान है। इस तरह से कांग्रेस उनको प्रोजेक्ट कर रही है और इसी को वो कोशिश कर रही है कि जो उनका जो खोया हुआ भरोसा था लिंगायतों का, उसको फिर से पाने की कोशिश है कांग्रेस की इस वक्त। और जो बयान आ रहे हैं कांग्रेस के नेताओं को, चाहे वो सुरजेवाला हो, डीके शिव कुमार हो या सिद्धरामैया हो, सबका फोकस इसी पे है। तो अब देखना है कि लिंगायतों की जो राजनीति है, जो पिछले 3 दशकों से आप कह सकते हैं बीजेपी के आसपास घूम रही थी, इस बार वो किस तरफ जाती है। क्या वाकई लिंगायत वापस कांग्रेस की तरफ आते हैं, जिसकी कोशिश कांग्रेस कर रही है। ठीक है, लेकिन वीर राघव, इसका एक दूसरा पक्ष भी है कि पहली बात तो यह कि येडियुरप्पा अभी भी बीजेपी के सबसे बड़े चेहरा हैं, पोस्टरों पर उनका चेहरा प्रोमिनेंटली होगा, उनके बेटे को भी टिकट देकर एक तरह से उनकी बात मान ली गई। और दूसरी बात यह है कि 55 के करीब बीजेपी ने पिछली बार भी उम्मीदवार खड़े किए थे लिंगायत समुदाय से, इस बार भी आंकड़ा करीब करीब उतना ही है। और तीसरी बात यह है कि जिस तरह से मुस्लिम आरक्षण खत्म किया गया और उसको बांट दिया गया वोकल लिंग और लिंगायत में, यह भी तो लिंगायत कम्युनिटी के लिए एक संदेश बीजेपी देने का प्रयास कर रही है। देखिए, येडियुरप्पा अभी भी वरिष्ठ नेता है, लेकिन वो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं है अभी। इस बार उन्होंने इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लिया। तो पहली बात यह है कि ये बात उन्होंने मुझे 2008 में कहे थे कि जब 2004 का चुनाव में 79 सीट्स आया था, उन्होंने एक इंटरव्यू में हमें कहा था कि अगर 2004 में हमें चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट प्रोजेक्ट किया गया होता तो हम जीत जाते। तो जब भी बीजेपी क्लोजर टू 112 आया है, तब येडियुरप्पा वाज अ स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट। तो इस बार वो जोर नहीं है। एक दूसरा, आप जो कह रहे हैं वो भी सच है कि बीजेपी का काफी स्ट्रॉन्ग बेस है लिंगायत वोट बेस के बन वो। लेकिन ये क्वेश्चन ये है कि इन सब चीजों के वजह से, जैसे शेट्टर और सावदी के वजह से, क्या कांग्रेस कैन इट काउंटर दैट ऑफेंसिव? क्या कांग्रेस वो नैरेटिव को बदल पाएगी या नहीं, वो सवाल है। मुश्किल है बट असंभव नहीं। जी, निश्चित तौर पर मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। तो इसलिए चुनौती बड़ी है कांग्रेस पार्टी के सामने भी। लेकिन निहाल, जाते जाते आपसे यही समझना चाहेंगे कि क्या अभी कोई प्रयास बीजेपी की ओर से किया जाएगा कि ये जो बागी हुए हैं, जो पार्टी छोड़ करके गए, क्या उनको मनाया जाए या उनको कोशिश की जाए किसी तरह से अपने पाले में लाने की, या कम से कम वो अपने नामांकन पत्र विड्रॉ कर लें? और क्या वो इसके लिए तैयार होंगे? कुछ इस तरह के संकेत हैं? देखिए, ये कोशिश निश्चित तौर पर होगी, इसलिए कि जैसे जगदीश शेट्टार के बारे में आपको कह रहा हूं, जैसे उनकी पत्नी रो रही थी, जैसे जगदीश शेट्टार के चेहरे पे देखिए, मैं उनको इतने सालों से कवर कर रहा हूं, इतना उदास मैंने नहीं देखा था। जब किसी को टिकट नहीं मिला और बदले की भावना से अगर किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहा है, उस वक्त अगर वो इतना उदास है तो निश्चित तौर पर दिल से वो नहीं जुड़ा है, मजबूरी ने उसको जोड़ दिया है। इस भावना को समझिए। लक्ष्मण सावदी को देखिए, लक्ष्मण सावदी भी खुश नहीं नजर आए थे, मजबूरी में आए थे। अब इसमें बीजेपी की जो सबसे बड़ी समस्या है कि उत्तर कर्नाटक में उनके लिए चुनाव प्रचार प्रसार कौन करेगा, ये सबसे बड़ी समस्या है। हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जा सकते, अमित शाह नहीं जा सकते, और जिस तरह से बड़े बड़े लिंगायत नेताओं को टिकट नहीं मिला या जो लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो ये एक बड़ी समस्या है। और लिंगायत भी ये सोचने के लिए भी मजबूर है। और शुरू से हम देख रहे हैं लिंगायतों को कि वो ऐसे नेता के साथ खड़े होते हैं जिनके साथ सत्ता आए, जिनके साथ पावर मिले, जिससे उनकी जो उनका जो वर्चस्व है वो वकलिगा के सामने उनका बना रहे। तो ये एक सोच है। अब ये सोच के तहत किस तरफ लिंगायतों को ले जाती है ये सोच, ये देखना होगा कि या बीजेपी के तरफ ले जाती है वापस, या फिर कांग्रेस की तरफ वो वापसी करते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो अब देखना होगा, क्योंकि नॉर्थ कर्नाटक में कम से कम जो 40 के आसपास सीटें हैं, वहां पर बिल्कुल भी लिंगायतों का नेतृत्व लक्ष्मण सावदी और जगदीश शेट्टर के बाद खत्म हो गया वहां पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निहाल और वीर राघव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि कर्नाटक की राजनीति में जो बगावत का बवंडर है उसका क्या असर पड़ेगा खासतौर से बीजेपी पर। हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का। अपनी ही सरकार के खिलाफ एक दिन का अनशन करने के बाद सचिन पायलट आज जनसंपर्क अभियान किया। पायलट जयपुर के शाहपुर और झुंझुनू के खेताड़ी में कार्यक्रम किया। उन्होंने साफ किया कि बीजेपी के साथ जाने का सवाल नहीं। पायलट ने कहा कि उन्होंने एक मुद्दे को लेकर अनशन किया था, न कि किसी का विरोध करने के लिए।
उन्होंने कहा कि मैं आदर्शों और भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं करूंगा। सचिन पायलट से बात की हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह ने। What I did was not against any person or any government, especially the Congress government that we have here. It was against corruption and BJP rule in which Vasundhara ji was Chief Minister. The corruption issues that were taken up at that time, my anshan was against that. It was not against any government or any party or any person individually. One question that everyone's asking, is your path going to diverge from the Congress in any way in the run-up to For 7 the last 23 years, I have campaigned in every corner of this country for the Congress party. And whenever the Congress needs a very strong voice to oppose and defeat the BJP, I have been in the forefront. I have campaigned earlier, I am campaigning now for the party, I will campaign in the future also. So please be assured that when it comes to fighting the BJP, whether it's Arunachal Pradesh, whether it's Uttar Pradesh, Gujarat, Madhya Pradesh, I have been in the forefront. So ideologically, I have always made my stand very clear. Politically also, I think we need to deliver on what we promised, and I think elections are not far away, so people must not think that हम बोलते हैं लेकिन करते नहीं हैं. People like Hanuman Beniwala making an open offer for a third front, So publicly, in from a public politics, forum. every political leader, every political party will say whatever suits them or what they feel like saying, but we must act on what we say. हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।